सो डियर फ्रेंड्स, अब हम डिविडेंड डिसीजन जो है एक फर्म का, उसको लेके कुछ थ्योरीज हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर सम थ्योरीज which try to establish a relationship between the dividend policy of the firm and the value of the firm or the market price of the firm। तो डिविडेंड को लेके जो थ्योरीज हैं वो दो तरह की थ्योरीज हो सकती हैं, एक रेलेवेंस थ्योरी और दूसरी इररेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी मानती है कि किसी फर्म का जो डिविडेंड डिसीजन होता है या डिविडेंड पॉलिसी होती है उससे उसकी वैल्यू पे या वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क पड़ता है। वो डिटरमाइन करता है डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड का देना ना देना डिटरमाइन करता है वैल्यू फर्म की, मार्केट प्राइस शेयर का। ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर डिविडेंड के देने ना देने से प्रभावित होगा तो उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब वैल्यू जो है फर्म की, वो भी प्रभावित होगी। ठीक है, तो ऐसे करके दो तरह की थ्योरी हैं, थ्योरीज ऑफ रेलेवेंस या रेलेवेंस थ्योरीज कहती है कि आपका डिविडेंड डिसीजन रेलेवेंट है और वो आपके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को डिटरमाइन करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। तो रेलेवेंस थ्योरीज में दो थ्योरीज हैं, एक जेम्स ई वाल्टर की थ्योरी है और दूसरी है आपकी मायरॉन गॉर्डन की थ्योरी। मायरॉन गॉर्डन, तो दूसरी थ्योरी हम थोड़ा देर से देखेंगे। अभी पहले हम बात करते हैं जेम्स ई वाल्टर की जो मॉडल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको वाल्टर्स मॉडल भी आप बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो वाल्टर मॉडल क्या कहता है? वाल्टर मॉडल आपका कहता है कि ये जो डिविडेंड को लेके डिसीजन है, डिविडेंड का देना ना देना है, ये रिलेवेंट है, ये एक कहें कि एक्टिव फैक्टर है, एलिमेंट है जो कि डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को। तो कैसे? इन्होंने एक फॉर्मूले के जरिए, एक अपने मॉडल के जरिए समझाया। जैसे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, P इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, D डिविडेंड पर शेयर और KE क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। R क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, E अर्निंग पर शेयर, D डिविडेंड पर शेयर, बात कर चुके हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में कि डिविडेंड जो पर शेयर इन्वेस्टर्स को मिल रहा है उससे सीधा सीधा कनेक्शन, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर का। तो अगर डिविडेंड देंगे आप तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड घटेगा या नहीं रहेगा तो मार्केट प्राइस भी गिरेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिविडेंड और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर के बीच। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया कि डिविडेंड डिसीजन इज ए रेलेवेंट डिसीजन, इट हैज रेलेवेंस फॉर डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसको जो है इन्होंने एक चीज और यहां दी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो फर्म कमा रही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और उसके आधार पे तीन तरह की फर्म इन्होंने बताई। पहला ग्रोथ फर्म, द ग्रोथ फर्म इज वन विच इंटरनल विद हायर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फर्म of which the rate of return or the internal rate of return is greater than the cost of equity, the firm will be termed as growth firm। और ऐसी फर्म को जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले अगर ज़्यादा कमा पा रही है तो उसे अपना ग्रोथ पे पैसा लगाना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड देने के बजाय जब उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा कमाने की हैं तो उसे क्या करना चाहिए? डिविडेंड देने के बजाय रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे पैसे को रिटेन करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी फर्म डिक्लाइनिंग फर्म, अगर फर्म के पास जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स हैं वो अगर रिटर्न जो दे रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उनमें कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, लागत फंड की ज़्यादा आ रही है और आप कमा पा रहे हैं कम, तो क्या करें? रिटेन करने के बजाय डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डिविडेंड के रूप में।
बेहतर होगा। आपके इन्वेस्टर्स जो इक्विटी प्रोवाइडर्स हैं वो कहीं बेहतर जगह अपना इन्वेस्टमेंट का रास्ते ढूंढेंगे। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग फर्म्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। नॉर्मल फर्म ऐसी फर्म होती हैं जहां इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट कंपनी कमा रही है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कंपनी को पे करना है, वो दोनों बराबर है। तो ऐसी सूरत में आप रखिए या बांट दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल फर्म के केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इरेलेवेंट हो जाते हैं, कहें कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रख लें या बांट दें। डिविडेंड दे भी सकते हैं, ना चाहें तो ना भी दें। ठीक है, तो यहाँ डिविडेंड आपको नहीं देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए, और यहाँ आप अपने मुताबिक सोच सकते हैं। ठीक है, तो वाल्टर का मॉडल ये इस तरह से है। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, फटाफट समझ लेते हैं। पहली एजम्पशन है कि फर्म का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, आर एंड के, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी कांस्टेंट। दूसरा है देयर इज नो चेंज इन डी एंड ई, डिविडेंड पर शेयर और इक्विटी पर शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तभी ये मॉडल आपका काम करेगा जब एजम्पशंस को आप ध्यान में रखेंगे, अपना कहें कि ज़हन में रखेंगे, तो ये मॉडल ठीक से काम करेगा। ये मॉडल तभी काम करेगा। तो डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर आपकी कांस्टेंट हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द फर्म, और फर्म की लाइफ जो है परपेचुअल है। तीसरा एजम्पशन कि फर्म जल्द ही बंद होने वाली नहीं है, लंबे समय तक चलने वाली है। और चौथा आपका एजम्पशन इनका है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। ठीक है, और पांचवा इनका एजम्पशन है अर्निंग्स आर आइदर एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स और रिटेन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो फर्म की जो अर्निंग्स हैं उनको कंपनी बांट सकती है पूरी तरह से, या रोक भी सकती है, रिटेन भी कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी कह सकते हैं कि एजम्पशन है वो ये है कि ऑल द फाइनेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स विल बी डन ओनली फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ द फर्म और द रिटेन्ड अर्निंग्स। The firm is not going to finance any project or any plant from the debt or the equity. The firm will not issue debentures or equity shares to raise the funds, but it will entirely depend on its earnings or the retained earnings. कंपनी जो है सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग कहाँ से करने जा रही है? सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग एक तरीका है इसके पास, रिटेन्ड अर्निंग फाइनेंसिंग का। ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी को इश्यू करके पैसा कंपनी नहीं उठाने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग या तो रिटेन करके वो अपना, इस सूरत में होगी तो रिटेन करके ग्रोथ करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना। तो डेब्ट नया इश्यू नहीं करेगी, रेज नहीं करेगी, और ना ही इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा उठाएगी। कहाँ से उठाएगी? सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से। ये उसकी एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो मॉडल बिल्कुल क्लियर है कि डिविडेंड को लेके जो डिसीजन है फर्म का वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है मार्केट प्राइस जो है फर्म का या शेयर का उससे, और अगर डिविडेंड बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड घटेगा मार्केट प्राइस शेयर का घटेगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फर्म भी मार्केट प्राइस जो है शेयर का उसी से डिटरमाइन होती है।